हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आदर्श कृष्णिका की हमने डेफिनेशन देखी थी और हमने ये भी डिस्कस किया था कि विद्युत चुंबकीय जो तरंग है ना, उसके द्वारा या प्रकाश की तरंग प्रकृति के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव और आदर्श कृष्णिका को नहीं समझाया जा सकता। आज अपन देखते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि अगर ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगी तो क्या कैसे जाएगी? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाएगी। ठीक है, जैसे मान लो हम प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं, तो प्रकाश है वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगा? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाएगा। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हमने क्या नाम दिया था? फोटोन नाम दिया था। ठीक है, तो प्लांक का यही कहना था। उसने ये बोला था छोटे छोटे पैकेट्स में जाएगा, उनको हम फोटोन बोलेंगे। और जो हमने पीछे देखा था कि ऊर्जा विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में संचरित होती है, लेकिन इसने यह सिद्धांत ये बोलता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में संचरण नहीं होता है। ठीक है, तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत लिखते हैं। प्रकाश प्रकाश एक स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलता है। अगर मैं इसको डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? मान लो हमारे पास में कोई लाइट सोर्स है। ठीक है, ये अपना कोई लाइट सोर्स है, बल्ब है कोई। ठीक है ना, प्रकाश स्रोत है। प्रकाश स्रोत, इस प्रकाश स्रोत से क्या निकलेगा? इस प्रकाश स्रोत से निकलेगी लाइट। ठीक है, प्रकाश निकलेगी। अब प्लांक का क्वांटम सिद्धांत बोलता है कि प्रकाश वो कैसे जाएगा? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाएगा। ऐसे इस तरीके से जाएगा। मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, ये कोई वस्तु है, तो इस वस्तु पे प्रकाश गिरेगा। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पैकेट्स हैं, इन छोटे पैकेट्स को क्या बोल देते हैं? क्वांटम बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं? या फिर फोटोन बोल देते हैं। ठीक है, जो तरंग प्रकृति है ना, उसको ये नहीं बताता है। मतलब प्रकाश है वो किस रूप में नहीं जाएगा, किस रूप में जाएगा? क्वांटा के रूप में जाएगा, छोटे पैकेट्स के रूप में जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं, इनको क्या नाम दे सकते हैं अपन? इनको हम बोल सकते हैं इन इन पैकेटों या इन पैकेटों को क्वांटम, या फिर क्या बोलते हैं? क्वांटा, या फिर क्या बोलते हैं? फोटोन। फोटोन, ठीक है, प्रकाश के लिए बोलेंगे फोटोन। फोटोन वर्ड किसके लिए यूज होगा? प्रकाश के लिए। या प्रकाश ऊर्जा अगर जा रही है एक जगह से दूसरी जगह तो हम फोटोन बोलते हैं। ठीक है ना, प्रकाश क्वांटा या फोटोन कहते हैं। नेक्स्ट है जो प्रत्येक क्वांटम होता है ना, जैसे प्रकाश का छोटा पैकेट है, वो जो प्रत्येक क्वांटम है उसकी ऊर्जा डिपेंड करती है कि प्रकाश की आवृत्ति कितनी है। अगर प्रकाश की आवृत्ति ज्यादा है तो उस फोटोन के अंदर ऊर्जा भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये भी लिख लेते हैं। लिखा है इसके अंदर, अपन लिख देते हैं प्रत्येक क्वांटम की ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। प्रकाश की किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अगर
ई को लिखूं मैं, ऊर्जा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, न्यू के। मतलब ऐसा फोटोन जिसकी क्या होगी, आवृत्ति ज्यादा होगी, उसकी ऊर्जा भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये रिलेशन ई इक्वल टू, अब समानुपाती का चिन्ह हटाता हूं तो बराबर का चिन्ह आएगा, इक्वल टू का साइन आएगा, और साथ में क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या होता है यहाँ पे, एच होता है। तो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। हमने न्यू पीछे पढ़ा था, न्यू क्या वृत्त है, आवृत्ति होता है, और आवृत्ति को हमने क्या बोला था, सी अपॉन लेमड़ा। तो इक्वल टू एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू की जगह मैंने लिख दिया सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है, तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा या फिर एच न्यू, ये फॉर्मूला हो गया किसका, एक एक क्वांटम की, एक क्वांटम की ऊर्जा, एक क्वांटम की ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया ये अपने पास में। ठीक है, ये जो क्वांटम होता है हम इसको तोड़ नहीं सकते हैं, वो जो एक छोटा पैकेट है उसको तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है ना, वो अविभाज्य होता है। ठीक है, और जब क्या होता है, जब भी प्रकाश उससे टकराता है, किसी सतह से जाके टकराएगा, तो क्या होगा, क्वांटम किसी सतह से जाके टकराएगा तो अपनी सारी की सारी ऊर्जा उस किसको दे देगा, सतह को दे देगा। ऐसा नहीं है कि क्वांटम ने आधी ऊर्जा अपने पास में रख ली, आधी उस सतह को दे दी, नहीं। जैसे ही टकराएगा, टकराते से ही अपनी सारी ऊर्जा किसको प्रदान कर देगा, उस सतह को प्रदान कर देगा। ठीक है, तो मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, वो पॉइंट है हमारा क्वांटम, क्वांटम अविभाज्य, क्वांटम अविभाज्य होता है जब प्रकाश, जब प्रकाश किसी सतह से टकराता है, किसी सतह से टकराता है, टकराता है, तो क्वांटम, क्वांटम अपनी ऊर्जा, अपनी ऊर्जा उस सतह को, उस सतह को पूर्णतः दे देता है, पूर्णतः दे देता है। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि कोई मान लो सोर्स है, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत है, उससे कितनी ऊर्जा निकल रही है, वो डिपेंड करेगा ना, कि हमें पता है कि प्रकाश स्रोत है तो उससे क्या निकल रहे हैं, फोटॉन्स निकल रहे हैं। मान लो कोई प्रकाश स्रोत है और उससे 1000 फोटोन निकल रहे हैं। ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एच न्यू, तो उसमें से टोटल कितनी ऊर्जा निकली, 1000 इंटू एच न्यू निकली कि नहीं निकली, बोल सकते हैं। मान लो वही प्रकाश स्रोत है, उससे बहुत सारे फोटोन निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, एन फोटोन निकल रहे हैं, तो उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, उस स्रोत से निकलने वाली कुल जो ऊर्जा है वो कितनी हो जाएगी, एक फोटोन निकलता है तो ऊर्जा होती है एच न्यू, एन फोटोन निकलेंगे तो कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू एन एच न्यू। तो मैं बोल सकता हूं किसी, किसी स्रोत से, किसी स्रोत से उत्सर्जित, उत्सर्जित कुल ऊर्जा, किसी स्रोत से उत्सर्जित कुल ऊर्जा कितनी होगी, ई इक्वल टू, एक फोटोन निकलता है तो एच न्यू, एन फोटोन निकल रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगा, एन एच न्यू। तो स्रोत से एक टोटल कितनी ऊर्जा निकल सकती है, एन एच न्यू के बराबर निकल सकती है। इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, या तो मैं इसको एन एच न्यू बोलूँ, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, एन एच न्यू को सी अपॉन लेमडा लिख देते हैं, तो इक्वल टू एन एच न्यू, या फिर क्या हो जाएगा, एन एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, अच्छा, ये जो ऊर्जा होती है हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी नाप सकते हैं, हम इसको जूल में भी नाप सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापेंगे तो हमारा सूत्र क्या होगा, और जूल में हम इसको मेजर करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो हम दोनों ही देखते हैं। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पीछे भी लिख चुका हूं, कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना होता है। अगर मैं ऊर्जा की बात करूं, स्रोत से उत्सर्जित ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करूं, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इसके लिए फॉर्मूला होगा हमारे पास में, E इक्वल टू, ई इक्वल टू एनर्जी है आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आपको लगाना पड़ेगा 12400, 12400 डिवाइडेड बाई लेमडा, और लेमडा किस में रखना है, यूनिट एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, चलो, अगर आप नैनोमीटर में रखना चाहते हो तो नैनोमीटर में रखना चाहते हो तो कितना कर दोगे, 1240 कर दोगे, या फिर 1240 अपॉन लेमडा किस में आ जाएगा, फिर लेमडा नैनोमीटर में रखना होगा आपको। ठीक है, तो ये ऊर्जा किस में थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा थी।
तो जस्ट अ मिनट। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं ऊर्जा। ऊर्जा का मान किस में? ऊर्जा जूल में। जूल में ऊर्जा अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या यूज करना? देखो, E इक्वल टू क्या होता है? E इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमडा। E इक्वल टू एच की वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। ये हो गया जूल इंटू सेकेंड। इंटू ये प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी हो गया। डिवाइड करोगे आप, ठीक है ना, डिवाइड करोगे आप लेमड़ा से। ठीक है, तो ये जो एच सी की वैल्यू है, ये एच सी की वैल्यू कितनी आती है? चलो मैं केवल एच सी की वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा है, तो एच सी इक्वल टू कितना? यहाँ 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। और ई की वैल्यू आपने रख दी। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो एच सी को, है ना, इन दोनों को, तो ये आएगा आपका कितना? 20 × 10⁻⁻26। ठीक है, ये वाली वैल्यू आएगी। सेकंड से सेकंड इनवर्स कट जाएगा, जूल इंटू सेकंड, जूल इंटू ये मीटर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, तो एच सी की ये वैल्यू अगर आप रखोगे इस फॉर्मूला के अंदर, तो आपकी वैल्यू किस में आ जाएगी? तब आ जाएगी वैल्यू जूल में। ठीक है ना, तो E इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा, तो एच सी की जगह रख देना 20 × 10⁻⁻26। तो जो भी अब वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? जूल के अंदर आएगी। ठीक है, चलो जैसे एक क्वेश्चन करके देखते हैं, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा किस में ज्ञात करना है? जूल में, जूल में ज्ञात, ज्ञात कीजिए। अगर आपको जूल में ज्ञात करना है तो कैसे होगा? देखो, जूल में ज्ञात करने के लिए आपको एच सी कितना रखना है? 20 × 10⁻26 माइनस का, -26। तो चलो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन ई इक्वल टू क्या होता है? ई इक्वल टू होता है एच सी अपॉन लेमड़ा। ठीक है, इक्वल टू एच सी अपॉन लेमड़ा। एच सी की वैल्यू रख देते हैं। देखो, एच की वैल्यू कितनी रखेंगे? एच सी की वैल्यू रखेंगे 20 × 10⁻⁻26 अपॉन लेमड़ा कितना है? 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो 3000 एंगस्ट्रॉम को अपन क्या लिखेंगे? 3 ये लिखेंगे 1000 इंटू एंगस्ट्रॉम कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। कितना होता है? 10⁻−10 मीटर। चलो, तो ये आ जाएगा आपका, ये इसको आप सोल्व करते हैं तो ये हो जाता है 20 × 10⁻⁻26। नीचे लिख सकते हैं 3 × 10⁻³ 3000 को, और वो 10⁻³ और 10⁻−10 मिलके हो जाएंगे 10⁻−7। ठीक है, अब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आते हैं 6.62 × 10⁻−19। क्या आ जाएगा? जूल। तो एनर्जी 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? 6.62 × 10⁻−19 जूल होगी। क्लियर है? ये क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। प्लांक का, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत इनमें से, इनमें से किस सिद्धांत को, किस सिद्धांत को प्रतिपादित करता है? प्रतिपादित करता है। ठीक है, ऑप्शन देते हैं आपको। ऑप्शन: ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। दूसरा है आपका द्रव्यमान संरक्षण। ये आपका ऊर्जा क्वांटीकरण। और डी है आपका संवेग संरक्षण। तो बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा, क्या इसका आंसर होगा?
कि जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है वो किसको बताता है, या इससे किसको हम प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का बेस क्या है। ठीक है, तो इसका देखो आंसर होगा, सॉल्व करते हैं इसको। देखो जैसे मान लो आपका ये प्रकाश स्रोत है, ठीक है, ये जो प्रकाश स्रोत है, इस प्रकाश स्रोत से क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। कैसे निकलेगा, अभी हमने देखा प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या बात करता है, फोटोनों की बात करता है, तो ऐसे फोटोन निकलेंगे। अब ये फोटोन है ना, हो सकता है इसकी ऊर्जा कितनी है, 2h न्यू, हो सकता है किसी की 3h न्यू, कुछ किसी की 4h न्यू। मान लेते हैं ये कितनी है इसकी ऊर्जा, 2h न्यू। इसकी मान लेते हैं 3h न्यू, इसकी मान लेते हैं h न्यू, इसकी मान लेते हैं 4h न्यू। ठीक है, तो अलग अलग फोटोनों की ऊर्जा कितनी है, अलग अलग है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो है क्वांटम सिद्धांत ऊर्जा के क्वांटीकरण पे काम करता है। क्वांटीकरण मतलब कि प्रकाश है वो, उसका जो फोटोन होगा, है ना, उस फोटोन के पास ऊर्जा या तो होगी एच न्यू, या होगी 2h न्यू, या होगी 3h न्यू, या होगी 4h न्यू। ऐसे कभी नहीं होगा 2.5h न्यू किसी फोटोन की ऊर्जा है। ठीक है ना, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो फोटोन है ना, ये छोटे पैकेट्स के रूप में होता है, और इसकी जो ऊर्जा है वो क्या होती है, एच न्यू की पूर्ण गुणज होती है। ठीक है ना, पूर्ण गुणज होगी, ऐसे नहीं होगा कहीं 1.5 आ जाए, आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस टाइप से आएगा। ठीक है ना, तो ऊर्जा है वो किस रूप में होता है, क्वांटा के रूप में होता है, और वो जो क्वांटा है वो किसका, एच न्यू का पूर्ण गुणज है। तो ये किसका सिद्धांत है, ये क्वांटीकरण है, ऊर्जा का क्वांटीकरण है, मतलब पैकेट्स है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो स्रोत है उसकी ऊर्जा कैसी होती है, स्रोत की ऊर्जा किस रूप में है, क्वांटीकृत होती है, स्रोत की ऊर्जा क्वांटीकृत होती है। तो कौन सा सिद्धांत हो गया, ऊर्जा के क्वांटीकरण का, तो सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपना ऊर्जा के क्वांटीकरण के सिद्धांत के बारे में बात थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो पीछे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। ठीक है ना, क्या फॉर्मूला था, E इक्वल टू 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकालनी है तो 12,400 अपॉन लेमड़ा किस में लिया, एंगस्ट्रॉम में। अगर लेमड़ा नैनोमीटर में लेते हैं तो 1240 बटे लेमड़ा नैनोमीटर में ले लोगे। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अपना 600 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले वाले फोटोन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करो। ठीक है, ये देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, इसका सॉल्यूशन सीधा देखते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला था ई, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 12,400 अपॉन लेमड़ा किस में ले लेंगे, एंगस्ट्रॉम में। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला हो जाएगा 1240 अपॉन लेमड़ा किस में ले लेंगे, नैनोमीटर में। क्योंकि अपने को पूछा गया है 600 नैनोमीटर वाले, है ना, तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की क्या पूछे, ऊर्जा। तो ई इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, 1240 अपॉन लेमड़ा किसमें, नैनोमीटर में, क्योंकि आपको तरंग दैर्ध्य नैनोमीटर में दिया है। तो 1240 अपॉन लेमड़ा कितना है आपका, 600। ठीक है, नैनोमीटर। तो ये तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, 124/60। 124/60 को तुम क्या लिख सकते हो, 62 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना, ये हो जाएगा 30। ठीक है ना, और फिर आ जाएगा तुम्हारा ये क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई इक्वल टू 62, ठीक है ना, 2 से आपने इसको डिवाइड कर दिया है, 62 डिवाइडेड बाई 30। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि परमाणु को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट परमाणु को प्रदर्शित करना देख लेते हैं। परमाणु को प्रदर्शित करना, तो कैसे परमाणु को प्रदर्शित किया जाता है, देखो सबसे पहले परमाणु को प्रदर्शित कराया जाता है ऐसे, Z। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हम X और यहाँ पे लिख देते हैं A। ठीक है, यहाँ पे जो Z है ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, परमाणु क्रमांक को। किसको रिप्रेजेंट करता है, परमाणु क्रमांक को। ये आपका परमाणु क्रमांक।
ठीक है, एक्स क्या है, ये कोई तत्व है, और ए क्या है यहाँ पे आपकी द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो परमाणु को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, जेड एक्स ए की फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने कार्बन को रिप्रेजेंट किया, तो एक्स की जगह मैंने कार्बन रखा, क्यों, कार्बन तत्व है। परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है, 6, तो जेड की जगह मैंने 6 लिख दिया, और ए की जगह मैं कितना लिखूंगा, 12, क्योंकि कार्बन की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी परमाणु को प्रदर्शित कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये इतना सा बात अपने को देखनी थी। अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण परमाणुीय स्पीशीज। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण परमाणुीय स्पीशीज, ये क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण परमाणु स्पीशीज का मतलब आपने देखो नाम सुना है, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, है ना। तो ये सब चीजें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, परमाणुीय स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, फर्स्ट नंबर हम बात करेंगे आइसोटोप की। ठीक है, ये आइसोटोप, इसको हिंदी में अपन बोलते हैं समस्थानिक। ये क्या चीज होती है भाई समस्थानिक, समस्थानिक एक ही तत्व के क्या होते हैं, है ना, परमाणु होते हैं। ठीक है ना, एक ही तत्व के हैं ये सारी स्पीशीज। जैसे इनके अंदर सेम क्या होता है, देखो सबसे पहला, है ना, इनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है, परमाणु क्रमांक। क्या बोल सकता हूं, एक ही तत्व के वे स्पीशीज जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, समान हो, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक। तो परमाणु क्रमांक है समान। अच्छा, अगर परमाणु क्रमांक समान है तो हमने बात करी थी कि परमाणु क्रमांक डिपेंड किस पे करता है, प्रोटॉनों की संख्या पे। परमाणु क्रमांक समान है मतलब प्रोटॉन भी समान होंगे, तो समान क्या होगा, परमाणु क्रमांक, फिर प्रोटॉन की संख्या। अगर परमाणु उदासीन है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या ये भी क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर मैं क्या बोल सकता हूँ, और क्या समान होते हैं, अभी हमने बात करा एक तत्व के, तो तत्व भी क्या होगा, समान होगा, तत्व समान। अच्छा, और क्या समान हो सकता है, आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं है कि हाइड्रोजन है तो अब हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक, जैसे ट्रीटियम है तो ये ट्रीटियम कहीं और मिलेगा, नहीं, हाइड्रोजन जहां आवर्त सारणी में लिखा होता है वहीं वही स्थान किसका होता है, ट्रीटियम का भी होता है। तो मैं बोल सकता हूँ और क्या समान होता है, आवर्त सारणी में, आवर्त सारणी में स्थान क्या होता है, समान होता है। तो ये चीजें किसकी है, ये समान है। भाई फिर भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है फर्स्ट, परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और क्या अलग होगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है ना, न्यूट्रॉन को n0 से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये दो चीजें क्या होती है, भिन्न होती है। अब आप बोलेंगे सर एग्जाम्पल बताओ, इससे नहीं समझ आ रहा, समस्थानिक किसको बोलते हैं। तो देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल लिया 1H1। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 1H2, तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने 1H3। ठीक है, इसको तो जो ये है ना, इसको 1H1 इसको तो हम बोलते हैं प्रोटियम, क्या बोलते हैं, प्रोटियम। 1H2 को हम बोलते हैं ड्यूटीरियम, क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। और 1H3 को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइटियम, क्या बोलते हैं, ट्राइटियम बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना एग्जाम्पल है, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रिटियम। इनमें से देखो, अगर मैं बात करूं इस प्रोटियम की, तो प्रोटियम के अंदर देखो द्रव्यमान संख्या क्या है, 1, ड्यूटीरियम की कितनी है, 2, ट्रिटियम की कितनी है, 3। मतलब इनकी द्रव्यमान संख्या क्या है, भिन्न है। तत्व क्या है, समान है, हाइड्रोजन के ही समस्थानिक है। ठीक है, और क्या है, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, आवर्त सारणी में इनका स्थान समान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। देखो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, सेकंड एग्जाम्पल लिया 5B10 और लिया साथ में 5B11। तो इन दोनों में देखो, इन दोनों में परमाणु क्रमांक कितना है, देखो परमाणु क्रमांक सबसे नीचे होता है। ये देखो 5 5 दोनों का परमाणु क्रमांक, मतलब परमाणु क्रमांक समान है, प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। देखो भिन्न क्या है, द्रव्यमान संख्या। ठीक है, तो ये क्या था, द्रव्यमान संख्या भिन्न थी।
और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। क्लोरीन के समस्थानिकों की बात करते हैं। क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37, ये भी क्या होते हैं, क्लोरीन के समस्थानिक है। देखो दोनों के अंदर ही परमाणु क्रमांक तो 17-17 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या एक की 35 है, एक की 37 है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ही तत्व की स्पीशीज जिनके क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या होती है, भिन्न होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं, या आइसोटॉप से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर समस्थानिक पढ़ने के बाद में समभारिक। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है समभारिक, भार समान होगा मतलब द्रव्यमान संख्या समान होगी, परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा। तो सेकंड हम देख रहे हैं इसके अंदर समभारिक। समभारिक, समभारिक को क्या बोलते हैं, आइसोबार्स। इसमें क्या होगा, इनमें क्या होगा, परमाणु समभारिक, समान भार होगा तो परमाणु क्रमांक अलग होगा। मैं बोल सकता हूं परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक भिन्न। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया मतलब तत्व भी क्या हो गया, भिन्न हो गया, तो ऐसे भी बोल सकते हैं तत्व भिन्न, तत्व भिन्न। तो परमाणु क्रमांक भिन्न या तत्व भिन्न, और समान क्या होता है इसमें, समान क्या होता है, समान होती है इनकी द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अगर एग्जाम्पल लेना चाहूं तो, ठीक है एग्जाम्पल लेता हूं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया मैंने इसके अंदर ऑर्गन, ठीक है, पोटेशियम और कैल्शियम। अब आप जानते हो ऑर्गन है तो परमाणु क्रमांक कितना होता है, 18। कैल्शियम का कितना होता है, 19, सॉरी पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का कितना, 20। देखो परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है। द्रव्यमान संख्या ऑर्गन की भी 40 होती है, पोटेशियम की भी 40 होती है, और कैल्शियम की कितनी होती है, 40 होती है। मतलब परमाणु क्रमांक भिन्न हुआ, द्रव्यमान संख्या सेम हो गई। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं समभारिक। फिर हम थर्ड बात करते हैं आइसो डायफर। ये क्या होते हैं, आइसो डायफर। आइसो डायफर्स किसको बोलते हैं, देखो आइसो डायफर्स में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटा दोगे ना, वो संख्या समान में आएगी। ठीक है, तो समान क्या होगा, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन क्या होंगे, समान होंगे। जबकि भिन्न क्या होगा, तत्व क्या होंगे, भिन्न होंगे, मतलब परमाणु क्रमांक क्या होगा, भिन्न होगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं इसका भी। इसका एग्जांपल अपने पास में बोरोन परमाणु क्रमांक 5 और एक कार्बन परमाणु क्रमांक कितना, 6। ठीक है, अब आप जो C6C12 की बात नहीं करेंगे, या 6C13 की बात करेंगे। ठीक है, और ये प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, जितना परमाणु क्रमांक, मतलब बोरोन के अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन होंगे 5। कार्बन में प्रोटॉन कितने होंगे, 6, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 6 नीचे लिखा हुआ है, देखो यहां से पता चल रहा है। अब देखो हमें पता है न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन की संख्या, तो इसके न्यूट्रॉन निकालो। तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलते हैं, हमें पता है ए बराबर द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या ए बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। द्रव्यमान संख्या बोरोन के लिए कितनी है, 11, तो प्रोटॉन कितने हैं इसके अंदर, 5 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हैं इसके पास में, क्या आ गए, चलो न्यूट्रॉन लिख लिए 6। अब इसके कार्बन के न्यूट्रॉन देखते हैं, वापिस कितने लिखेंगे, 13 इक्वल टू प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्लस न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन कितने हो गए, न्यूट्रॉन हो गए इसके पास में 7, ये हो गए न्यूट्रॉन 7। अब न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन माइनस करो, है ना, बोरोन के लिए न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितने होंगे, 6 में से 5 घटाया कितना आया, 1। इधर न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करोगे तो कितने होंगे, कार्बन के लिए ये वाली वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। 7 माइनस 1 करोगे कितना, 7 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा, 1। तो आइसोडायफर किन को बोलते हैं, जिनके लिए न्यूट्रॉन में से प्रोटॉन घटाने पे कितना आते हैं, समान, तो ऐसी स्पीशीज को आइसोडायफर बोलते हैं। अगर मैं बोलना चाहूं तो ये बोरोन 5b11 और 6c13 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, आइसोडायफर्स हैं। ठीक है, चलो एक और स्पीशीज अपने को देखनी है, वो है अपना आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स, ये क्या होता है आइसोस्टर, आइसोस्टर होता है, क्या चीज समान होगी, फर्स्ट समान होगी परमाणु व, परमाणु व इलेक्ट्रॉनों की, इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
अब परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, इसका मतलब एक से ज्यादा परमाणु होंगे, मतलब ये आइसोस्टर आप अणुओं के लिए लागू करोगे। किसके लिए? अणुओं के लिए। तो अणुओं में हम आइसोस्टर्स देखेंगे, ठीक है। फिर देखो, इनके लिए इतनी चीज देखनी है अपने को, है ना। परमाणु और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर समान है तो हम उसको क्या बोल देंगे? आइसोस्टर्स बोल देंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया फर्स्ट, अपना है CO2 और N2O। अगर मैं इसमें परमाणु देखता हूँ CO2 में, तो बताओ CO2 में कितने हैं? एक कार्बन का परमाणु है, दो ऑक्सीजन के परमाणु है, तो टोटल हो गए तीन। N2O में कितने हो गए? दो नाइट्रोजन हो गई और एक क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी हो गए कितने? तीन। इलेक्ट्रॉन चेक करो, कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन में इलेक्ट्रॉन उतने होते हैं जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है, क्योंकि अभी इस पे कोई आवेश नहीं है, ठीक है ना। तो कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 8। ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन के पास में 8 है, दो के पास कितने होंगे? सीधी सी बात है, दो के पास में 16 होंगे। 16 और 6 कितने हो गए? 24। 16 और 6, तो ये हो गए आपके पास में 8 8 16, 16 और 6 कितने हो गए तुम्हारे? 22, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम N2 की बात करते हैं तो N2 में नाइट्रोजन के पास कितने हैं? 7। दो नाइट्रोजन पे हो गए 14, 14 और ऑक्सीजन के पास में होते हैं 8। 14 और 8 कितने हो गए? 22। तो दोनों में क्या समान है? परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो अगर किसी दो अणुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की और परमाणुओं की संख्या समान है तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? आइसोस्टर्स। मतलब CO2 और N2 एक दूसरे के क्या रिलेशन है? दोनों में आइसोस्टर्स का रिलेशन है, ठीक है। चलो, अब एक क्वेश्चन और लिखते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक तत्व आपके पास में, एक तत्व X के तीन समस्थानिक, तीन समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं, प्रकृति में पाए जाते हैं। जिनका परमाणु क्रमांक, सॉरी, जिनका परमाणु भार, जिनका परमाणु भार कितना है? जिनका परमाणु भार 10, 11 और 12 है। यदि, यदि, जैसे इधर हम लिखते हैं परमाणु भार और इधर लिखते हैं प्रतिशत मात्रा। परमाणु भार कितना है? 10, 11 और 12। प्रतिशत मात्रा कितनी है? 85%, 10% और 5%। ये है, अपने को दिए हुए हैं, ठीक है ना। प्रतिशत मात्रा इतनी इतनी हो तो तत्व का, तत्व का औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए। औसत परमाणु भार ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। औसत परमाणु भार ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहाँ काम में आता है पता है? आपने देखो देखा होगा कि मैंने बात करी अभी कि क्लोरीन की द्रव्यमान संख्या हम कितनी लेके चलते हैं? क्लोरीन की लेके चलते हैं हम 35.5 लेके चलते हैं ना। द्रव्यमान संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग, है ना। इसका मतलब क्लोरीन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने रहे होंगे? 35.5, है ना। अब हमें पता है कि क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका मतलब उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 17। तो बच गए वो क्या रह गए? ये न्यूट्रॉन रह गए, क्योंकि अगर आप 17 में, 17 होते हैं प्रोटॉन, 17 में न्यूट्रॉनों की संख्या जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए? 35.5 आना चाहिए। इसका मतलब न्यूट्रॉन कितने हो गए? न्यूट्रॉन कितने हो गए? 18.5 हो गए, है ना। अब 18.5 न्यूट्रॉन पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हो सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? 18 न्यूट्रॉन तो क्या है? पूरे हैं। और 0.5 का मतलब एक न्यूट्रॉन क्या है? आधा। क्या आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं होता है। जब आधा न्यूट्रॉन पॉसिबल ही नहीं है तो हम इसका 35.5 क्लोरीन का द्रव्यमान लिखते कैसे हैं? है ना। उसका आंसर इस क्वेश्चन के अंदर है। क्यों? देखो, क्लोरीन है वो दो रूपों में पाया जाता है। एक तो मिलता है क्लोरीन 35 और एक मिलता है क्लोरीन 37, ठीक है ना। तो प्रकृति में एक मिलता है 25% और एक मिलता है प्रकृति में 75%। तो दोनों का क्या है? ये औसत परमाणु भार है कितना? 35.5, ठीक है ना। तो जनरली इस क्वेश्चन में भी यही दिया हुआ है कि एक तत्व है, उसके समस्थानिक कितने हैं? तीन समस्थानिक प्रकृति में मिल रहे हैं। एक का परमाणु भार कितना है? 10, दूसरे का 11, तीसरे का 12।
एक मिल रहा है कितना 85%, दूसरा मिल रहा है 11%, सॉरी 10%, और तीसरा मिल रहा है कितना 5%। ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा ना सही कर लेते हैं। 11 सा दिख रहा है, 11 नहीं है ये कितना लिखा हुआ है, 10 है ये। है ना। सो अब एक इनके, तो भाई अब जैसे क्लोरीन 35 में भी मिलता है, क्लोरीन 37 के रूप में भी मिलता है, तो अब हम कितना माने, क्लोरीन का 35 माने कि 37 माने, तो हम उनका क्या लेके चलते हैं, औसत परमाणु भार लेके चलते हैं। ठीक है ना। अब इनमें भी क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसमें भी कितने तत्व है, कितने परमाणु है, 3 परमाणु है। ठीक है, तत्व क्या है, समान है। ठीक है ना। तो इनका हम क्या करेंगे भाई, औसत परमाणु भार लेके चलेंगे। ठीक है ना। तो औसत परमाणु भार निकालने का तरीका होता है, क्या तरीका होता है, जैसे सॉल्यूशन लिखते हैं अपन इसका। सॉल्यूशन है ए एवरेज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ए वन। ए वन का मतलब पहले तत्व का परमाणु भार इनटू, इनटू क्या लिखेंगे, एक्स वन। एक्स वन क्या होता है, उस तत्व की प्रतिशत मात्रा, प्लस फिर क्या लिखेंगे ए टू, दूसरे तत्व का परमाणु भार इनटू एक्स टू लिखेंगे। एक्स टू क्या है, उस तत्व की प्रतिशत मात्रा, प्लस तीसरे तत्व का परमाणु भार इनटू उस तत्व की प्रतिशत मात्रा, डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री। ठीक है। जब आप ऐसा करोगे, ठीक है ना, दिख रहा होगा आपको, तो ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, ये क्या हो जाएगा आपका, ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री, डिवाइडेड में क्या करोगे, एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री करोगे। ठीक है। तो अपन लिखते हैं अब इसका, क्वेश्चन के अंदर अपने को ए एवरेज निकालना है। ठीक है ना, औसत परमाणु भार इक्वल टू ए वन क्या है, पहले तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी थी 10, इंटू पाया कितना जा रहा है 85%, प्लस दूसरा कितना ए टू 11, इंटू कितना प्रतिशत है 10%, प्लस तीसरा कितना है 12, भार 12 है, इंटू उसका प्रतिशत कितना है 5%, डिवाइडेड बाई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री, कितना हो गया 85, 10 95 500। तो ए एवरेज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एवरेज इक्वल टू आ जाएगा कितना, इनको 85 का हो जाएगा 850, ये हो जाएगा 110 और ये हो जाएगा 60, ऐड करते हैं तो ये आता है आपका 1020, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 100। तो ये ए एवरेज कितना आ गया भाई, ए एवरेज ये आ गया अपना कितना 10.2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। सो अगर यही चीज हम क्या करते हैं, क्लोरीन के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है ना। तो क्लोरीन के लिए अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन कितना मिलता है 35 मिलता है 75%, तो 35 इंटू 75/100, प्लस दूसरे में क्या करोगे, दूसरे में हम क्या करेंगे 33 इंटू 25/100 करोगे, है ना। तो क्या बोल सकते हैं हम, ऐसे कर सकते हैं 35 इंटू 75 प्लस 33 इंटू 25/100 करेंगे। आप इसको सोल्व करना, ये आएंगे कितना 35.5% आएगा। इसलिए हम जैसे अब हम लिथियम का यूज करते हैं कितना 6.9, है ना। अब ये 6.9 क्यों यूज किया, ठीक है, तो 6.9 हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारा ये क्या है, औसत परमाणु भार है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इनके निकालते हैं। तो ये यहाँ तक कुछ चीजें थी। अब हम पढ़ने वाले हैं परमाणु का बोर मॉडल। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का पक्का क्वेश्चन बनेगा। परमाणु का, परमाणु का, परमाणु का बोर मॉडल। देखो भाई ये मॉडल क्या बोलता है, देखो परमाणु का जो बोर मॉडल है ना, वो ऐसी ही स्पीशीज के लिए लागू होता है जिसमें कितने हो, केवल एक परमाणु। तो सबसे पहली बात, अगर किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो बोर मॉडल उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है ना। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए ही लागू होता है। अब ये स्पीशीज अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। ठीक है। तो लिख लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसकी, क्या है, यह मॉडल, यह मॉडल लागू किसके लिए होता है, एक, एक, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन, ये बोलूंगा परमाणु ये बोल दिया था मैंने शायद, एक इलेक्ट्रॉनीय, एक इलेक्ट्रॉन
स्पीशीज के लिए, एक इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज के लिए लागू होता है, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर मैं बोलना चाहूँ तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम में कितने होते हैं, दो होते हैं, लेकिन हमने He+ बना दिया इसको, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा कितना, एक। फिर लिथियम में कितने होते हैं, तीन होते हैं, प्लस प्लस टू कर दिया, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, है ना। तो Li+2 इसके लिए लागू होगा। बेरिलियम में चार होते हैं, प्लस तीन कर दिया, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। तो इनके ऊपर क्या होता है, परमाणु का बोर मॉडल लागू होता है, ठीक है ना। फिर इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्या मानते हैं, इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या मानते हैं, कणीय प्रकृति मानते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं बोल सकता हूं यह मॉडल इलेक्ट्रॉन की प्रकृति कौन सी बताता है, कौन सी बताता है, कणीय प्रकृति बताता है। कौन सी प्रकृति बताता है, कणीय प्रकृति बताता है, ठीक है। अब क्या है कि बोर मॉडल को जब एक्सप्लेन किया गया ना, तो उस टाइम कुछ क्या दिए गए थे, है ना, परिकल्पनाएं दी गई थी, है ना। तो वो हम देखते हैं कि बोर की कौन कौन सी परिकल्पनाएं हैं। तो बात करते हैं हम परिकल्पनाएं, है ना। बोर मॉडल की क्या क्या परिकल्पनाएं थी। परिकल्पनाओं की बात करते हैं तो फर्स्ट है इसके अंदर, बोर की फर्स्ट परिकल्पना है वही कि परमाणु का पूर्ण धनावेश कहाँ होगा, परमाणु के केंद्र में इकट्ठा होगा, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ परमाणु का पूर्ण धनावेश, धनावेश है वो किसको बोलते हैं, प्रोटॉन को। वह इसका जो भार होता है, भार परमाणु में दो ही की वजह से होता है, न्यूट्रॉन की वजह से और प्रोटॉन की वजह से। इलेक्ट्रॉन तो इनकी तुलना में बहुत हल्का होता है, हम उसको नगण्य मानते हैं। तो परमाणु का पूर्ण धनावेश मतलब प्रोटॉन, और भार, भार मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, कहाँ रहते हैं, नाभिक में। परमाणु के केंद्र में रहते हैं, उसको हम नाभिक बोलते हैं, नाभिक में केंद्रित केंद्रित रहता है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन भी बोलते हैं। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि परमाणु में न्यूक्लियन कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं। सेकंड पॉइंट है इसी का, इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के नाभिक के चारों ओर, चारों ओर कहाँ चक्कर लगाएंगे, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, या बोल सकते हैं गति करते हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। फिर हम थर्ड बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन केवल उन वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं जहां पे उनका कोणीय संवेग कितना होता है, h/2 का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षाओं में घूमेंगे, जहां पे उनका कोणीय संवेग क्या होता है, mvr, ये कोणीय संवेग होता है, किसके इक्वल होता है, h/2 का पूर्ण गुणज, मतलब n h/2, मतलब उन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन घूमेंगे जिनका कोणीय संवेग कितना होगा, या तो n की जगह कितना रख सकता हूँ, n इक्वल टू रख सकता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2, ठीक है ना। 2h/2 काट दोगे तो फिर कितना बचेगा, ठीक है ना, h/π बचेगा, ठीक है। या फिर क्या बोल सकता हूँ 3h/2, तो जिस कक्षा का कोणीय संवेग h/2, 2h/2, 3h/2, 4h/2 होगा, उन्हीं कक्षाओं में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गति करेगा। और एक चीज और, इन कक्षाओं में जब इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, तो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, मतलब ये कैसी कक्षाएं होती है, स्थायी कक्षाएं होती है। तो रदरफोर्ड नहीं समझा पाया था ना कि इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो ऊर्जा विकिरित करते हैं और फिर वो नाभिक में आके गिर जाते हैं, उसको बोर ने एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है ना। तो किन कक्षाओं में घूमते हैं, जहां पे कोणीय संवेग NH/2 का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। और जिन कक्षाओं में कोणीय संवेग NH/2 होता है, इन कक्षाओं को क्या बोलते हैं, इन कक्षाओं को कौन सी कक्षाएं बोलती हैं, इन कक्षाओं को स्थायी कक्षा बोलते हैं, स्थायी कक्षा कहते हैं। तथा इनमें इनमें
घूमते हुए इलेक्ट्रॉन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट बात है, कोई ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते। ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? जैसे मान लो ये नाभिक है, इसके चारों ओर ये कोई कक्षा है जिसका कोणीय संवेग mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई का क्या है? nh अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज है। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? घूम रहा है ऐसे, ठीक है। अब इसका कोणीय संवेग, इस कक्षा का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का क्या है? पूर्ण गुणज है। तब ये कक्षा कैसी है? स्थायी। और इसमें जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, ठीक है। मान लो मेरे पास में इलेक्ट्रॉन इस जगह पे था और एक इसके बाहर भी कक्षा है ऐसे। अब क्या होता है, मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या देता हूं? कोई ऊर्जा देता हूं, ठीक है ना। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मान लो प्रकाश ऊर्जा दे रहे हो, फोटोन के रूप में दोगे तो h लिख दिया। मैंने इसको ऊर्जा दी। ऊर्जा देते ही अगर ये ऊर्जा इस ऊपर वाले जो मैंने पिंक से रिप्रेजेंट किया उस कक्षा और जो व्हाइट वाली कक्षा है, मतलब ये निम्न स्तर वाला ऊर्जा स्तर और ये जो उच्च ऊर्जा स्तर है, अगर देने वाली जो फोटोन है या ऊर्जा जो आपने फोटोन के रूप में दी है वो ऊर्जा इस ऊर्जा अंतर से ज्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा? उस ऊर्जा को ले लेगा और उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इलेक्ट्रॉन चला जाएगा यहां से होते हुए यहां पे, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों का उत्तेजन, ठीक है ना, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा? थोड़ी देर यहां रहेगा, फिर वापस क्या होगा? जितनी ऊर्जा इसने ली थी उतनी ऊर्जा विकिरित कर देगा और वापस क्या करेगा? अपनी निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का अनुत्तेजन या डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? अगर निम्न ऊर्जा स्तर और उच्च ऊर्जा स्तर के बीच में जितना एनर्जी गैप है उतना एनर्जी गैप का फोटोन मिल गया तो क्या कर जाएगा? या उससे ज्यादा एनर्जी गैप का फोटोन मिल गया तो क्या कर जाएगा? इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। अगर इस ऊर्जा अंतर, ये जो ऊर्जा अंतर दिख रहा है ना आपको, ये वाला और ये वाला, इस ऊर्जा अंतर से कम ऊर्जा का फोटोन मिल रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाएगा, अपनी इसी कक्षा में रहेगा, ठीक है ना। तो मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं? सही मात्रा में सही मात्रा में ऊर्जा दिए जाने पर ऊर्जा दिए जाने पर इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है? अधिक ऊर्जा वाले स्तर में चला जाता है चला जाता है। फिर कुछ समय बाद लौटकर पुनः कहाँ जाएगा? पुनः निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है, ठीक है ना, वापस आ जाएगा। तो जितनी ऊर्जा इसने ग्रहण करी थी, ऊर्जा दो ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर, वो उतनी ऊर्जा वापस क्या कर देगा? विकिरित कर देगा, ठीक है। फिर देखो ऊर्जा है उसका कैसे होगा? अवशोषण या उत्सर्जन पैकेट्स के रूप में होता है और उन छोटे छोटे पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? एच न्यू। देखो यहाँ पे अपन ने बात करी थी, ये एच न्यू इसने अवशोषित किया, ये एच न्यू इसने उत्सर्जित कर दिया। तो ऊर्जा का अवशोषण किसमें होता है? छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है और उन छोटे पैकेट्स को आप क्या बोलते हो? फोटोन बोल देते हो, ठीक है। ये बातें थी किससे रिलेटेड? बोर मॉडल से रिलेटेड, ठीक है ना। अब क्या होता है जैसे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो उस पर दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। जैसे देखो ये मेरा डायग्राम है, ठीक है ना, नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जब क्या कर रहा है? वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है ना, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है इस प्रकार। तो इस पे दो बल कार्य करते हैं। अगर कोई वृत्ताकार गति कर रहा होता है तो उसमें बाहर की तरफ एक बल लगता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, बाहर की तरफ एक बल लगता है। उसको कौन सा बल बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल, ठीक है। और अंदर की तरफ एक और बल लगता है, जिस बल को कौन सा बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ये जो अपकेंद्रीय बल है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
और अभिकेंद्रीय इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो फोर्स काम करते हैं अगर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्ष में घूम रहा है। तो अभिकेंद्रीय बल इसको कौन प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है नाभिक, क्योंकि नाभिक इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस है, नाभिक के ऊपर क्या है? प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक क्या करेगा? आकर्षित। तो अभिकेंद्रीय बल क्या करता है? नाभिक प्रदान कर देता है, ठीक है ना। और जब प्लस और माइनस के बीच में बल लगता है वो कौन सा होता है? कुलामिक बल होता है। कौन सा होता है? कुलामिक। तो अभिकेंद्रीय बल नाभिक के द्वारा किससे प्रदान किया जाता है? कुलामिक बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। और अपकेंद्रीय बल किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? घूमता है, और जब वृत्ताकार गति करता है तो बाहर की तरफ एक बल लगता है, वो उसको अपकेंद्रीय बल प्रदान कर देता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन सही रूप से उस कक्षा में चक्कर तभी लगा सकता है जब जो अभिकेंद्रीय बल है वो किसके बराबर हो? अपकेंद्रीय बल के बराबर। मतलब इलेक्ट्रॉन पे ओवरऑल कोई भी नेट फोर्स है वो कितना लगेगा? जीरो। तभी इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? उस कक्षा में चक्कर लगाता रहेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो कूलाम बल होता है ना, जो नाभिक प्रदान करता है, तो कूलाम बल और दूसरा कौन सा है? अपकेंद्रीय बल, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कूलाम बल अपकेंद्रीय बल के क्या होता है? बराबर होता है। कूलाम बल कितना होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और अपकेंद्रीय बल की वैल्यू mv स्क्वायर अपॉन आर होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, Q1 और Q2 क्या है? Q1 और Q2 है यहाँ पे आवेश। एक तो हो जाएगा Q1 हो जाएगा नाभिक का आवेश, और Q2 क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन का आवेश। मेरे को एक बात बताओ, नाभिक पे कितना आवेश होता है? नाभिक पे आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन कैसा? प्लस में। कैसा होता है? प्लस में। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश प्लस में अगर कर देते हैं तो किसका आवेश आ जाता है? प्रोटॉन का। तो नाभिक पे आवेश कितना है? प्रोटोनों पे आवेश है उतने ही तो आवेश है। प्रोटॉन पे आवेश होता है ई, इंटू टोटल प्रोटॉन कितने हैं? जेड। तो नाभिक पे टोटल आवेश हो गया जेड ई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना हो गया? ई। तो मैं लिखता हूं के Q1 की जगह लिख देता हूं जेड ई, और Q2 की जगह लिख देता हूं ई। अपॉन में क्या आएगा? आर स्क्वायर, इक्वल टू क्या आएगा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्मूला हो जाता है अपना किसके लिए? बोर मॉडल ऑफ एटम के लिए, ठीक है ना। अब देखो एक और इसका पोस्टुलेट है, ठीक है ना। अभिग्रहित है सिक्स्थ। सिक्स्थ अभिग्रहित क्या है इसका? देखो सिक्स्थ ये है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऊर्जा स्तर बोलते हैं। और एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एन से। जैसे मान लो मैं डायग्राम बनाता हूं, जस्ट अ मिनट। ये क्या बना रहे हैं अपन? ऊर्जा स्तर बना रहे हैं। अब जैसा बनेगा उससे आपको काम चलाना पड़ेगा। एक और बना देते हैं और बीच में लगा देते हैं नाभिक, ठीक है। ये अपना हो गया नाभिक। अब नाभिक के चारों ओर ये जो वृत्ताकार मार्ग है, इन वृत्ताकार मार्गों को अपन क्या बोलते हैं? इन वृत्ताकार मार्गों को हम बोलते हैं कक्षाएं। क्या बोलते हैं? कक्षाएं या कोश बोल देते हैं। ये क्या है आपकी? कक्षा, या फिर ये क्या हो गया? कोश। सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है ना उसको बाह्यतम कोश बोलते हैं। अंदर वाले को हम क्या बोलते हैं? उपांत्य कोश। और उसके अंदर वाले को क्या बोलते हैं? उप उपांत्य कोश, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे तो सबसे बाहर वाला वैलेंस शेल, उसके अंदर वाला पेनल्टीमेट, और उसके अंदर वाला सब पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो इन कक्षाओं को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। मतलब इसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी, इसके लिए एन की वैल्यू 2 होगी, इसके लिए एन की वैल्यू 3, इसके लिए एन की वैल्यू 4, इसके लिए एन की वैल्यू 5, ठीक है। अगर मैं कोश के बोलूं तो ये n इक्वल टू 1 के लिए कोश कौन सा होता है? k कोश। n इक्वल टू 2 के लिए l कोश। n इक्वल टू 3 के लिए m कोश। n इक्वल टू 4 के लिए n कोश, ठीक है ना। और ये आगे चलते रहते हैं o p q ऐसे करके, ठीक है। ये जो n इक्वल टू 1 वाला है ना, जिसको हम k कोश बोल रहे हैं, ये क्या होता है? ये मूल या आद्य अवस्था होती है। यहाँ पे अलग अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ है? मूल या आद्य अवस्था में है।
अगर इलेक्ट्रॉन कहाँ है, n इक्वल टू 2 मतलब L कोश में है, तो ये कौन सा स्तर है, प्रथम उत्तेजित स्तर है। कौन सा है, प्रथम उत्तेजित स्तर। इसको प्रथम उत्तेजित स्तर क्यों बोल रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे है। अब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होके सबसे पहले कहाँ जाएगा, अगर सबसे पहले ऊर्जा स्तर में जाना है तो सबसे पहले तो इसी में आ सकता है ना। तो ये क्या है, प्रथम उत्तेजित स्तर। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, द्वितीय उत्तेजित स्तर। द्वितीय उत्तेजित स्तर। इसके आगे वाला क्या हो जाएगा, तृतीय उत्तेजित स्तर। ठीक है, n इक्वल टू 5 को ये ओ ये सब चलते रहते हैं, है ना। तो ये इसको लिख देते हैं, कौन सा कोश हो जाएगा, ओ कोश। और ओ कोश कौन सा उत्तेजित स्तर होता है भाई, ये होता है चतुर्थ उत्तेजित स्तर। उत्तेजित स्तर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन इन वृत्ताकार मार्गों में चक्कर काटते हैं तो इनकी ऊर्जा का क्या नहीं होता है, ह्रास नहीं होता है, और इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में जाके नहीं गिरता है। ठीक है, इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और इनको हम कोश भी बोलते हैं, कक्षा भी बोलते हैं। ठीक है, अब एन की अलग अलग वैल्यू के लिए इनके नाम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था बोर मॉडल के अभिग्रही, जिसको हम पोस्टुलेट्स भी बोल देते हैं। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, अब हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के यूज क्या है ना, अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।